नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो पहला विषय, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी को मंदिर के कार्यक्रम का बुलावा क्या कहता है। दूसरा, भारतीय दंड और न्याय व्यवस्था की दिशा कितनी बदल जाएगी। और तीसरा, शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब से भाजपा का कितना फायदा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी इस आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी को मंदिर के कार्यक्रम का बुलावा क्या कहता है। कल सोनिया गांधी जी और खड़गे जी को नृपेंद्र मिश्र जी ने राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है, जो मंदिर को बनाने का सुपरवाइज कर रहा है, वो तो संसद के द्वारा बना हुआ है, सरकारी ट्रस्ट कह सकते हैं, उसकी तरफ से उनको निमंत्रण दिया गया। हालांकि उससे 2 दिन पहले एक माहौल बना दिया गया था, और उस माहौल में बहुत जोर शोर से जो चंपत राय जी हैं, मैं चंपत राय जी का जब नाम आता है तो मतलब चंपत नाम बहुत अच्छा है। चंपत जी के साथ एक और चीज़ जुड़ी रहती है, जो अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त हुई थी, जिस पर संजय सिंह और कई लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे। उस पर कोई जांच तो शायद हुई, और मुझसे कोई कहता है, लेकिन वो कभी बहुत लाइमलाइट में नहीं आई। अब वो क्लीन चिट तो देनी है चंपत राय जी को। तो चंपत राय जी ने जिस तरह से आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण देने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की उनके लिए बात की कि उनको नहीं आना चाहिए, निमंत्रण तो दिया लेकिन नहीं आना चाहिए, तो जिस तरह से जोर दे दे के उन्होंने ये सब बातें बताई, और जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि कल्याण सिंह के साथ उन्होंने कैसे इस तरह से उनको डॉज दे दिया था कि लास्ट मिनट तक उनको बेवकूफ़ बनाते रहे कि आना है, फिर लास्ट मिनट में मैंने उनको क्या कर दिया। तो ये देख के लगता है कि सोनिया गांधी और खड़गे जी को शायद ये जो डैमेज किया उस डैमेज कंट्रोल करने के उस पर सोनिया गांधी और खड़गे जी को बुलाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वो देखिए, कैलकुलेशन उनका अपना चल रहा है। इसमें उन्होंने सारी पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया है, लेकिन किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को नहीं बुलाया है। और उस पर उनका कहना है कि हम हर एक स्टेट के लिए अलग अलग दिन रखेंगे और उस दिन हो जाएगा। हालांकि मूल रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, जो मुझे लगता है ये सरकारी कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी पिछली बार गई थी जब इसका भूमि पूजन और इसका वो सब हुआ था, इस बार भी जहाँ तक है मुझे जाएंगे। अगर राज्यपाल जा रही हैं तो सरकारी कार्यक्रम है। सरकार की तरफ से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का काम उसका सुपरविजन था, उस मंदिर को बनवाना और उसके बाद वो सुचारू रूप से चले। ये जो इसको इवेंट बनाना है, और ये इवेंट, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको बीजेपी के सारे नेता इसको अपने 2024 के इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अमित शाह खुद बना रहे हैं। कल उन्होंने साफ साफ कई बार जोर देकर संसद में कहा कि जब वो बिल पेश कर रहे थे कि भाई हमारा ये वादा था कि राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि ये भी कुछ अजीब सी बात है। मंदिर तो जो मेरी समझ है और जो मुझे समझ में आता है, मंदिर तो कोर्ट के ऑर्डर से बना है। अब उसको अमित शाह साहब कहते हैं कि ये उनका वादा था, तो कोर्ट को भी क्या मैनेज किए हुए थे। क्योंकि जो ये मंदिर, मैं उस पर आऊँगा सोनिया गांधी का आना नहीं आना, उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रा आपसे शेयर कर लूँ। अजीब सी एक चीज़ ये मुझे लगती है कि राम जन्मभूमि न्यास जो है, और उसके जो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आर्गूमेंट किया और जिन्होंने इस ट्रस्ट की ड्राफ्टिंग की, और जहाँ तक मुझे याद है शुरू में इस ट्रस्ट का जो एड्रेस था दिल्ली में वो इनके घर का ही था। के पराशरण जी बड़े वकील हैं, उनकी उम्र भी 96 साल हो गई है। तो ये अजीब सा आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा ट्रस्ट जिसके सबसे सीनियर मेंबर की उम्र 96 साल हो, उनको क्या ये सेक्रेटरी उनको भी कोई मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चंपत राय जी उनको भी चाहते हैं कि वो ना आए, बस लाइमलाइट उन्हीं के ऊपर रहे। अब जब सोनिया गांधी और खड़गे जी को बुलाया गया है तो मेरे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी अपना बयान अलग दिए जा रहे हैं। कल उनका बयान आया कि मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगा, मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगा। अब मुझे लगता है कि शायद बीजेपी एक ये निकालेगी
कि जो जो सस्पेंडेड एमपी है उनको तो हम नहीं बुला सकते, क्योंकि सस्पेंडेड एमपी को जब पार्लियामेंट के अंदर भी आने में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि गैलरी में नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, तो यहां पे भी आने में शायद रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन चूंकि खड़गे जी और सोनिया गांधी को बुलाया गया है, तो मेरे हिसाब से सोनिया गांधी जी को और खड़गे जी को, इन दोनों लोगों को इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। ये भी पता है कि आप एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं जो आपके प्रति बहुत होस्टाइल है। आप एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहां पे बैठा हुआ जो देश का गृह मंत्री है वो पार्लियामेंट के अंदर अंदर बार बार इटली की मानसिकता है, इटली के लोग हैं, इटली का मन है, ये बात रोज कहता है। लेकिन शायद मतलब पॉलिटिकली, और अगर बुलाया गया है तो तमीज भी ये कहती है, जिसको कहते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए। ये भी एक चीज तय है, चाहे वो दिन में 6 ड्रेस बदलें और चाहे ड्रेस बदलें 12, अगर सोनिया गांधी उसमें पहुंचेंगी तो उसका अट्रैक्शन, वो भले ही कहें कि मोदी अरे अडवाणी जी ना आए, मुरली मनोहर जोशी ना आए, कारण यही है कि भाई कोई और अट्रैक्शन ना बने, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अगर वहाँ सोनिया गांधी पहुँचती हैं, खड़गे जी पहुँचते हैं, तो जितना मैं समझता हूँ वो झक मार के, जिसको कहते हैं झक मार के, हाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ, झक मार, जो सरकारी मीडिया है उसको भी सोनिया गांधी को दिखाना पड़ेगा, और शायद सोनिया गांधी वहाँ ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होंगी बनिस्बत हमारे स्टार के। और ये बात इसलिए है कि जिस तरह से इस राजनीति को किया जाए, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हालांकि स्टेट को धार्मिक आयोजनों में अपने को अलग रहना चाहिए, इंडिविजुअल बेसिस पे आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये सब गड़बड़ हो गया है, सरकारी ट्रस्ट है उस पर जो 3 लोग, जैसा कहा जा रहा है, जो 3 लोग वहाँ पे भाषण देंगे, उसमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी कौन है भाई? मोहन भागवत जी का इससे क्या लेना देना, लेकिन वो भी देंगे, वो आरएसएस के हैं इसलिए वो देंगे। तो मेरे हिसाब से बीजेपी चाहती यह है कि इनको बुलाया जाए, माहौल ये बनाएगी और पीछे इतना हॉस्टिलिटी क्रिएट करेगी कि आदमी जाने में हिचकिचाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सोनिया गांधी जी और खड़गे जी इस कार्यक्रम में जाते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से जाना चाहिए, और अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता और इस देश का आम जन मानस जो है वो सोनिया गांधी को हाथों हाथ लेगा। अब आ जाएं दूसरी बात पे, भारतीय दंड और न्याय व्यवस्था की दिशा कितनी बदल जाएगी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब संसद का सत्र चल रहा है, उसमें जब 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से लोकसभा में के 97 सांसद हैं, तो कल लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए। आज वो राज्यसभा में भी, जिस समय मैं अभी आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक वो अभी पास नहीं हुए थे, इसलिए मैं पास नहीं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में जब तक ये आपसे तक ये बातचीत होगी तब तक वो पास हो चुके होंगे, तो वो कानून बन चुका होगा मतलब। तो लोग अभी, लेकिन मैं उसको बिल ही बोल रहा हूँ। लोकसभा में 3, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये 3 लोकसभा में पेश हुए और ये वहाँ से पास हो गए। राज्यसभा में भी पास हो जाना, किसी भी समय पास हो सकते हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये रिप्लेस करेगी IPC 1860 को, अंग्रेजों के समय का कानून। लेकिन जो बार बार लोग कहते हैं ना अंग्रेजों का कानून नहीं, 1947 के बाद भारतीय इंडियन पेनल कोड जो था वो अडॉप्ट वही किया गया, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी बहुत सी चीज़ें हमने उसी से अडॉप्ट की थी, उसी को किया गया। दूसरा जो कानून है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने रिप्लेस किया है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोड है उस 1973 का, CRPC 1973। ये ओरिजिनली 1898 का था, फिर ये 1973 में चेंज होके उसको अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर रहे हैं। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। मोटे तौर पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो लार्जर पिक्चर है, 29 नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं, नए अपराध ऐड किए गए हैं 29, और 19 को डिलीट कर दिया गया। पुराने अपराधों में 19 को ऐसा माना गया कि उनको अलग कर दो। 33 अपराधों में जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिया गया है, और 83 अपराधों में जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया है।
और 23 अपराधों में जो मिनिमम पनिशमेंट होता है उसको बढ़ा दिया गया है। ये तो एक बात हुई। अब जब ये बिल पास हुआ उस समय संसद में 97 मुख्य विपक्षी दल के सांसद निलंबित थे और इसलिए वहां नहीं थे। वहां पे जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थे वो बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी थी, जो मोर और लेस सहयोगी पार्टी के रूप में ही काम करती हैं। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कुल वहां 35 लोग बोले। उस 35 लोगों में 24-25 लोग वो बीजेपी के थे, रूलिंग पार्टी के, और 11-12 लोग जिसको विपक्ष कहा गया है। लेकिन विपक्ष जैसा मैंने बताया वो बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी क्या विपक्ष है। अब जो वो 24 लोग बीजेपी की तरफ से वो तो वाह वाह जी वाह कर रहे थे। सरकारी पार्टी के लोग थे, उनको वही करना भी था। उसमें जो 3 लोगों का नाम मैं खास करके ले रहा हूं, उसके पक्ष में प्रज्ञा ठाकुर भी बोले। वही प्रज्ञा ठाकुर जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की हरदम बात करती रहती हैं कि वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं नाथूराम गोडसे, उनके रोल मॉडल जैसे। और इसमें जो सबसे विनम्र और सबसे अच्छी भाषा बोलने का उनको शायद इस बार का पुरस्कार उनको लोकसभा में मिलेगा कि इतने मृदुभाषी और इतने संयमित बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर रमेश बिधूड़ी साहब भी इस पे बोले, भाजपा के। और तीसरे जो बोली वो हेमा मालिनी जी बोले। हेमा मालिनी जी ने तो उसमें बोली भी अमित शाह की थोड़ी चलते चलते, क्योंकि टिकट कटने का डर है, अमित शाह ही टिकट फाइनल करेंगे, तो उन्होंने बताया भी कि अमित शाह कितना जो बिल लाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, मतलब उन्होंने अमित शाह की भी खूब तारीफ की। जो कुछ थोड़ा बहुत लोग कुछ कह रहे हैं, जो अगर विरोध का स्वर था तो वो ओवैसी साहब में और सिमरजीत सिंह मान में थे, जो शिरोमणि अकाली दल के जो सांसद हैं पंजाब से। इन लोगों ने थोड़ा, मान साहब ने तो खास करके जो पुराने पूर्व आईपीएस अफसर हैं, जीत के अभी आए हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आज ऑपोजिशन बेंचेस बिल्कुल खाली हैं, और ऐसे में जब बिल पास हो रहा है एक तरह से बिना डिस्कशन के, तो ये कोई बहुत अच्छा सूचक नहीं है। जब अमित शाह बोलने आए तो उन्होंने तो पहले इसी पे तंज कसा, क्योंकि ये देखिए ये सामने कोई नहीं है और इन लोग अपनी वजह से नहीं है, इनको मतलब वो उसमें ही कह रहे थे ये अपनी वजह से नहीं है, ऑपोजिशन क्यों नहीं है। और उसके बाद जो मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इसको आप बेशर्मी कहेंगे, ढीठपना कहेंगे, नासमझी कहेंगे, शब्द आप चुन लीजिएगा, मुझे नहीं समझ में आता है। अमित शाह साहब ने उसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की है। उन्होंने पर्सनल लिबर्टी, सोच लीजिए, अमित शाह साहब पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो हालत थे उसको देखते हुए। फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बात अमित शाह साहब पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, मणिपुर का बैकग्राउंड रख लीजिएगा दिमाग में और सोचिएगा, और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की। क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी इस बिल का समझ लीजिए। जब मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था तब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे, और वहां बीजेपी की मेजॉरिटी थी। ये कहा गया था कि वो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी जो है होम की, उसमें ये चले जाएंगे। अब उस पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन है? ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी उत्तर प्रदेश से पुलिस सेवा के अधिकारी, मतलब आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने सेवाएं दी हैं, डीजीपी रहे हैं। उससे जब वो रिटायर हो गए तो फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, फिर बीजेपी के जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके अध्यक्ष रहे, फिर राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए। मेरी जितनी जानकारी है, ब्रिजलाल जी को ड्राफ्टिंग ऑफ कानून और इससे बहुत मतलब नहीं है। और ब्रिजलाल जी ने अगर चेयरमैन के रूप में इस कानून को देखा है तो उन्होंने हरदम इसको पुलिस के चश्मे से देखा होगा, नागरिक के चश्मे से नहीं देखा होगा। जबकि कोई भी कानून पास किया जाए तो वो नागरिक के चश्मे से होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसमें करीब 40 साल पुलिस सेवा में गुजारे हों, उसमें कोई गलती नहीं है, वो ट्रेनिंग ही ऐसी है। 40 साल जिसने पुलिस सेवा में जो गुजारे हों, वॉज ही द राइट पर्सन टू चेयर दैट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? खैर, और वो जूनियर एमपी है, कोई ऐसा नहीं वो सीनियर है। उस कमेटी में चिदम्बरम साहब भी थे, डेरेक ओब्रायन भी थे। लेकिन इन लोगों की बात तो नक्कार खाने में तूती की तरह थी, इसमें कौन सुनेगा इनकी। इसको बार बार इन सबको जो 1860 का एक्ट और वो, इसको कहते हैं गुलामी की निशानी है, गुलामी की निशानी है। अरे भाई, तो रेल भी गुलामी की निशानी है, फोन भी गुलामी की निशानी है, सड़क भी गुलामी की निशानी है।
अरे जब अंग्रेज आए थे तो रेल आई, अंग्रेज आए थे तो टेलीग्राफ आया। अब आप कहिए गुलामी की निशानी, गुलामी की निशानी, मतलब ना सिर ना पैर, हर चीज गुलामी की निशानी। एक आईपीसी सीआरपीसी एक हिंदुस्तान में चल रही थी, कंटिन्यूटी थी, अब गुलामी की निशानी है, गुलामी की निशानी है। और अब जो हम दे रहे हैं मोदी की गारंटी है, और उन्होंने मोदी की गारंटी में खुश होकर कहा हमने 370 हटाया, राम मंदिर किया। और फिर जो अमित शाह साहब ने कहा वो कोई आश्चर्यजनक नहीं, मतलब उससे कोई किसी को, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, नीदर आई, वो उनकी भाषा, उनको वही आता है। पार्लियामेंट में 2 लड़के पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, 5-6 लोगों को, उनके ऊपर यूएपीए लगवाया जाता है। उस पर एक वक्तव्य देने की बात होती है, तब तो ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते हैं, पार्लियामेंट में रहते हुए पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाके जो पार्लियामेंट में बात कहनी चाहिए वो वहां कहते हैं। लेकिन जब इस समय पार्लियामेंट में आते हैं तो उनकी भाषा क्या है, मन भारतीय रखो, मन अगर इटली का है तो, मन अगर इटली का है तो यहां की बात कैसे समझ में आएगी। तो कोई पलट के पूछे कि अगर मन तड़ी पार का है तो तड़ी पार को कानून बनाना कैसे समझ में आएगा। भाई ये भी तो कोई पूछ सकता है ना, आप ये मन इटली का है तो मन तो अगर किसी का तड़ी पार का है तो तड़ी पार कानून कैसे बना रहा है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोविजन इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें चेंज किए गए हैं। उसमें जैसे एडिशनल सेशन जज अब नहीं रहेगा, पुलिस की कस्टडी अब काफ़ी बढ़ा दी गई है, मतलब काफ़ी हाथ मजबूत किया गया है। कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, कुछ उसमें जो कहा गया है कानूनी रूप से कि जजमेंट विद इन 30 डेज होगा, जब एक बार आर्गूमेंट खत्म हो जाएगा 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा, 2 एडजमेंट से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। मर्सी पिटीशन, अब ये कहा गया मर्सी पिटीशन केवल घर वाले दे सकते हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ट्रिकी है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं। दूसरा एक और किया गया कि अब काफ़ी केसेस में हथकड़ी लगाई जा सकती है हीनियस क्राइम में, पहले हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं था कि भाई ये उसके पीछे जो बेसिक फिलॉसफी वो ये थी कि आदमी के ऊपर, वो अपराधी अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी है, आरोपी और अपराधी में फर्क है। तो अगर किसी के ऊपर आरोप है तो हथकड़ी लगाना उसके ऊपर ठीक नहीं था, इसलिए था, लेकिन अब वो हथकड़ी लगेगी। और एक इन्होंने बहुत सटल वे में इन्होंने कहा कि नहीं हमने तो सेडिशन का कानून चेंज किया, इन्होंने अब राष्ट्रद्रोह को अब ये कर दिया देशद्रोह। ये बहुत माइनर चेंज है, लेकिन इतना सटल चेंज किया है, मतलब सरकार के खिलाफ जो आप करते थे वो राष्ट्रद्रोह होता था, लेकिन अब इन्होंने कहा कुछ भी अगर करेंगे राष्ट्रद्रोह हटा दिया, अब सब देशद्रोह है। मोटे तौर पे अगर आप मोदी जी की को कुछ कहते हैं तो वो भी देशद्रोह हो गया, अमित शाह साहब को कहते हैं तो वो भी देशद्रोह हो गया, मतलब सरकार की बुराई अमाउंट्स टू देशद्रोह मोटे तौर पर। अब ये देखना यह है कि इस सारे बिल के, इन सब के बाद क्या आम आदमी को इससे कोई राहत मिलेगी, या सरकार के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। जो मुझे लगता है कि सरकार अब ज़्यादा डिक्टेटोरियल हो जाएगी, उसके पास पावर ज़्यादा हो जाएंगी, और देखने वाला समय ही होगा। क्योंकि अगर इस पे ठीक से बहस हुई होती पार्लियामेंट में तब शायद कुछ और मामला बनता, लेकिन बहस और संवाद तो इस पार्टी और इस सरकार के देखा ही नहीं है, वो इसको मानते ही नहीं है, इसलिए ये बात तो देखने वाली होगी कि कैसे करते हैं। अब एक मैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की बात कर लूँ। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब आई है, उससे भारतीय जनता का कितना फ़ायदा होगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, प्रणब मुखर्जी साहब जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी लड़की हैं, और उनकी एक किताब अभी दिसंबर में मतलब रिलीज हुई है, प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि जो शर्मिष्ठा जी थी, ये प्रणब मुखर्जी के बड़े बेटे थे अभिजीत मुखर्जी जी। अभिजीत मुखर्जी जी के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभिजीत मुखर्जी जी और मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। अभिजीत मुखर्जी जी GM CSR थे, मुझसे शायद जितना मुझे याद है मुझसे 1 या 2 वर्ष जूनियर थे, 2 वर्ष जूनियर थे। लेकिन फिर जब प्रणब मुखर्जी साहब बिल्कुल अपने बेस्ट ऑफ पॉलिटिकल करियर में थे, तब इनको उन्होंने मतलब इस्तीफा दिलवाया और फिर ये MLA बन गए थे 2011 में।
2012 में जब प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बन गए और वो सीट खाली हुई जहांगीरपुर वाली, तो ये जहांगीरपुर से अभिजीत मुखर्जी को इलेक्शन लड़ाया, अपने बड़े लड़के को। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि शर्मिष्ठा मुखर्जी की समस्या क्या है वो समझना आसान होगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी हरदम ये मानती थी कि वो ज़्यादा पॉलिटिकली वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादा समझती हैं, वो ज़्यादा सामाजिक कामों में रहती हैं, चाहती वो थी लड़ना, लेकिन वो तो भाई अपने लड़के को ही उन्होंने टिकट दिया, अभिजीत मुखर्जी को। अभिजीत मुखर्जी साहब 2012 का बाई इलेक्शन 2536 वोट से जीत गए। 2536 वोट से राष्ट्रपति के लड़के, पिता, मतलब उस कंस्टिट्यूंसी के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने 2536 में, 2014 में भी जीत गए, 2019 में हार गए। उसके बाद अभिजीत मुखर्जी ने भी तृणमूल कांग्रेस का रास्ता अपना लिया, वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो हमारी हैं, इनका मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब इनको ये था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो दिल्ली असेंबली में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दिल्ली विधानसभा 2015, फरवरी 2015 में। उसमें ग्रेटर कैलाश से लड़ा था। उसमें आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज साहब को कुछ 57,589 वोट मिले, बीजेपी को 43,006 वोट मिले, और शर्मिष्ठा मुखर्जी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको 6,102 वोट मिले। अब अगर आपको 6,000 वोट मिल रहे हैं, आपको 57, तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे, कोई क्या करे। फिर इन्होंने कहा, अनाउंस किया 2021 में कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। तो आप पॉलिटिक्स में 7 साल आई थी, आपने क्या ज्वाइन किया, आपने पॉलिटिक्स में क्या दिया, क्या सीखा, क्या समझा, लेकिन आपका एक दिन आ गया कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, आप पॉलिटिक्स अब छोड़ दीजिए। मैं ये बात, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन्होंने उस किताब में बार बार कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, और राहुल गांधी को, इन पर्टिकुलर राहुल गांधी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। अब होता क्या है कि शर्मिष्ठा जी जब इस तरह की किताब लिखी है, तो किसके लिए है, किसका नुकसान करेगी, किसका फायदा करेगी, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अप्रैल में इलेक्शन है, दिसंबर में किताब आ रही है, और किताब में क्या क्या है, मनमोहन सिंह के साथ काम करते थे और फलाना करते थे, फिर सोनिया गांधी इनसे मिलने आई। अरे भाई, आप राष्ट्रपति थे तो आपसे मिलने आएंगे ही आएंगे। और फिर इन्होंने ये लिखा है कि उनकी डायरी और उनसे जो इनकी व्यक्तिगत बातचीत होती थी, मतलब शर्मिष्ठा मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी, उसके हवाले से पूरी किताब लिखी गई है। और उसमें राहुल गांधी के लिए काफ़ी कुछ कहा गया है कि भाई राहुल गांधी इज डिटैच्ड पॉलिटिशियन हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई बहुत उनका मन नहीं लगता है। फिर लिखा गया है कि उसमें वो, मतलब शर्मिष्ठा मुखर्जी इसको लिखती हैं, बीजेपी इसको हवा देती है और मीडिया इसको छापती है। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बहुत है, पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। फिर उसमें कोट भी किया है कि 28 दिसंबर 2014 में जब कांग्रेस का 130वां फाउंडेशन डे था, तो राहुल गांधी कहीं मिसिंग हो गए थे। फिर लिखा है कि इसमें ये सोनिया गांधी की बेसिकली समस्या ये है कि अपने लड़के को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। लेकिन प्रणब दा और शर्मिष्ठा जी, शर्मिष्ठा जी, आपके पिताजी ने क्या किया था? जो अभिजीत मुखर्जी आपके भाई थे, वो क्या पॉलिटिशियन थे? तो अपनी सीट को उन्होंने क्या किया था बिना किसी, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा अपने गिरबान में भी झांक लिया करिए ये सब लिखने से पहले। एक इंसिडेंट कोट किया है कि राहुल गांधी एक दिन इनसे सुबह मिलने आ गए प्रणब मुखर्जी से, तो प्रणब मुखर्जी सुबह मुगल गार्डन में घूम रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कोई उनको डिस्टर्ब करे, लेकिन राहुल गांधी आ गए तो मिल लिए। तो राहुल गांधी जब पता ये लगा, उन्होंने कहा ओ मेरे ऑफिस से गलती ये हो गई, आपको आफ्टरनून मुझे मिलना था, मेरे ऑफिस ने गलती से उसको मॉर्निंग कर दिया, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में आ गया। तो फिर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये व्यक्ति जिसके ऑफिस आफ्टरनून और फोरनून नहीं जानता है, वो क्या पीएमओ चलाएगा। मतलब खाम खां की बातें, बिना सिर ना पैर की बातें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने, देखिए आज के रेफरेंस में उसका वो कहिए कि शर्मिष्ठा जी किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं, कि प्रणब मुखर्जी का कहना था कि राहुल गांधी ने जब 2019 में सत्ता छोड़ी और उन्होंने, मतलब माफ़ कीजिएगा, सत्ता नहीं, जब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी छोड़ी और उन्होंने कहा कि भाई किसी नॉन गांधी के पास प्रेसिडेंटशिप जानी चाहिए,
तो उनका ये कहना था प्रणब मुखर्जी का कि ये जब छोड़ेंगे ही नहीं, इन लोग अपने पास सब दबा के रखते हैं गांधी लोग, तो मतलब बिना बात के इसको उन्होंने कोट किया। और प्रणब मुखर्जी जी को मैं, शर्मिष्ठा जी आपको याद दिला दूं, एक बार आपके पिताजी ने भी इस गांधी परिवार की छाया से बाहर निकल के काफ़ी मतलब कुछ करने की कोशिश की थी। वो मामला टाइम फिस हो गया था, वो वापस फिर कांग्रेस में आ गए थे। मैं सिर्फ आपको याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर पॉलिटिकल करियर कांग्रेस में नहीं बना तो कांग्रेस को ही गलती नहीं दी जाएगी, राहुल गांधी को गलती नहीं दी जाएगी। आपका भी तो उसमें क्या था, आपने क्या किया था 2014 में, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में आके अगर इलेक्शन नहीं। खैर अब बीजेपी को एक अच्छा मसाला मिल गया है प्रणब मुखर्जी के नाम को। अब बीजेपी ने जैसे सरदार पटेल को ओन कर लिया था, जैसे भगत सिंह को ओन कर लिया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, उसी तरह से अब बीजेपी प्रणब मुखर्जी को भी ओन करती है, ये आप देखेंगे। खैर मेरा सिर्फ कहना यह है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी जी को इस तरह की किताब और वो करने से आप अपने पिता की प्रतिष्ठा को ही थोड़ा दांव पे लगा रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत उचित नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।